सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल अच्छे हैं और आज आशूरा जो है वो खैर खैरियत से गुज़र गया, तो बड़ी अच्छी बात है। और जो हुकूमती इंतज़ामात थे उनकी तारीफ़ करनी बनती है सर। बिल्कुल सर। और आपको पता है इस पे अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन्स जो हैं वो बड़ी होती हैं, लेकिन थैंकफुली दिस ईयर एंड आपके जो पिछले कुछ साल रहे हैं उनके अंदर मामला जो हैं वो कंट्रोल हैं और हुकूमत ने भरपूर इंतज़ाम जो हैं वो किए हैं और बाकी सर सिचुएशन ठीक रही। जी बिल्कुल सर। आगे चलते हैं सर, कायदा ख़बरों का सर आगाज़ करते हैं। सर आपको पता है बजट जो है उसके अंदर एक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, पूरी साल की प्लानिंग होती है। उसमें ज़्यादा टैक्सेशन जो है एक बहुत एक ज़रूरी उसकी एरिया होता है कि आपने टैक्स रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है। सबसे यहाँ पे आपको पता है कि आपका एक जो तरीक़ेकार है टैक्स करने का आवाम को, वो एक तो है जो आप बिल्कुल एट सोर्स निकाल लेते हैं सैलरीड लोगों की, उनके एक अपने रोने धोने हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है बड़ी, और दूसरा अमूमन यहाँ पे गोडा गर्दन पे रख के भी टैक्स निकलवाया जाता है कि जी आपने देना ही देना है। और उसके अंदर ज़ाहिर है जो बंदा एक किसी भी स्केल के ऊपर अपना बिज़नेस कर रहा है, वो छोटा स्केल हो बड़ा स्केल हो, प्रॉफिट जो होता है आपका वो आपकी एक एक्सपेक्टेड अर्निंग होती है कि जी आपने इतना चीज़ की चीज़ बनाई, इतने की बेची, उसके बाद ये आपका रह गया, वो उसकी आप गाड़ी ख़रीद लें, उसको आप री इन्वेस्ट कर दें, उससे आप ग्रोथ अपनी मेजर कर लें, वो आपका अपना मसला है। जब टैक्सेशन पॉलिसीज़ एकदम से चेंज हो जाती हैं तो उसके अंदर फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वही कम होता है, क्योंकि आपने तो अपने कंज्यूमर को चीज़ उतने की बेचनी है। अब यहाँ पे हैं एग्जांपल्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हमारी इस किस्म की टैक्स वो कंज्यूमर को ही पास ऑन कर देते हैं एक्सक्यूज़ मी, लेकिन ये हर बिज़नेस के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने कंज्यूमर को पास ऑन करने की, कंपेटिटिव मार्केट्स होती हैं बड़ी, और उसके अंदर जाहिर है अगर आप कंज्यूमर को टैक्स पास ऑन कर देंगे कीमत ऊपर चली जाएगी, वो किसी और से ले लेगा जिसने अब्जॉर्ब किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब कुछ ठीक है, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि वो लोग जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो एक बहुत ही थ्राइविंग एरिया है हमारे लिए। पाकिस्तान का एक जो टेक ओवरव्यू है, आउटलुक है दुनिया की तरफ, उसमें हमें बड़े सालों से कहा जा रहा है कि हमने इसके अंदर एक्सेल करना है। ये ज़ाहिर है जैसे आप हमेशा कहते हैं कि ओवरनाइट चीज़ नहीं है, इसके अंदर कई साल लगेंगे, दहाइयाँ लग सकती हैं इसके अंदर, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने करना है। और अगर आपका फोटे या मोटिव है कि जी आपने टेक के अंदर अपना नाम मनवाना है दुनिया के अंदर, तो आपको ये एक फेवरेबल इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। तो सर वो फेवरेबल इंडस्ट्री क्या बनानी थी? आप अगर इसी तरह देख लें कि जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस है, अगर उसकी आप मोटी मोटी रकमें जो हैं अगर कर लें, जिसमें से आपका फेसबुक जो है उसकी उसी की सिर्फ फेसबुक की रकम अगर कर ले, वो तकरीबन 12 बिलियन से ज़्यादा है जो ट्रांजैक्शन होती है फेसबुक के ऊपर। उसके अलावा एप्पल, iTunes वगैरह, गूगल शुगल, उनकी अलग है। अगर आप हमारी जो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म दराज वगैरह, OLX और जो दीगर और इस किस्म के आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उनको मिला लें तो 317 बिलियन जो है, ये अच्छे फिगर्स हैं। ये एक चीज़ है जिसके अंदर आपको टैक्सेशन भी हो सकती है, जिसके अंदर आप उसको फेवरेबल भी रख सकते हैं, सब कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। अब हुआ ये है सर कि जो आपकी इस साल की पॉलिसी है जो 25-26 की है, उसके अंदर उन्होंने ई कॉमर्स को भी छेड़ा है। GST जो 18% की है तमाम रिटेल्स के लिए, गाड़ियों को भी इंक्रीज़ की है, और तमाम शोबों के अंदर GST ऊपर ले गए, वो भी ई कॉमर्स में भी ऊपर चली गई है। तो अब आपकी न्यू रजीम जो है उसके अंदर 18% DST जो है वो आपका लगेगा, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर मज़ीद लेवीज़ भी लग सकती हैं जो नॉन फाइलर, तो फाइलर के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि आपको 18% देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हुआ ये है कि जो हमारी एक ग्रुप है जो पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन है, उनके चेयरमैन है उमर मुबीन, वो इस चीज़ पर खुश नहीं है। वो कहते हैं हमारी एक अथॉरिटी है जो देख रही होती है कि हमने सबको साथ लेके चलना है। वो कहते हैं जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं दीगर इंटरनेशनल भी और लोकल भी, वो कह रहे हैं कि जी आप हमें वाजे कर दें कि आपकी एग्जैक्ट टैक्सेशन पॉलिसी है क्या, क्योंकि अभी तक एज वी आर सिटिंग टुडे FBR ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी नहीं की हुई। FBR के अंदर कोई एनोनिमस लोग जो है वो ये बता रहे हैं जी कि पॉलिसी यही है कि 18% GST है और आप इसी के ऊपर प्लानिंग करें, वेबसाइट पे हम अपलोड कर देंगे। लेकिन इंटरनेशनल जो गोरा है उसको तो ये बात नहीं समझ आती, उन्होंने तो अपनी प्लानिंग करनी है, उन्होंने तो अपनी चीज़ें ऐसे लेके चलनी है। तो ये जो उमर साहब हैं ये तो ये भी कह रहे हैं कि हम एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी करेंगे कि आप ई कॉमर्स की जो फील्ड है उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्टनेस ना दिखाएं, क्योंकि कंज्यूमर जो है उसको ई कॉमर्स के साथ एक चीज़ अटैच्ड होती है कि ये चीज़ सस्ती है।
कन्वीनियंस तो उसकी अपनी होती, शायद वो एंड ऑफ द डे आपको उतनी की पड़ती हो अगर आप जाके खरीद लें कहीं से वो चीज़। लेकिन चूंकि ई कॉमर्स की ब्यूटी ही ये है कि आपको घर तक एक चीज़ मिलती है, आप उसके अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, एक अच्छी कंपनी को आप कहते हैं ये चीज़ मुझे मिलेगी, और इसका रुझान पाकिस्तान में बढ़ा है कुछ सालों के अंदर। अब टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से अब ये लग रहा है कि लोग जो हैं फिर जाहिर है वो अगर कुछ कंपनीज पास ऑन कर देंगी कंज्यूमर को, कीमतें बढ़ जाएंगी, इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ से पुल आउट भी कर सकती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे अपने रेट भी बढ़ा सकती हैं। सो अगेन ये सारा कुछ जो है ये ज़रा काउंटर इंट्यूटिव है, ये इस चीज़ से कंज्यूमर का बेनिफिट भी नहीं हो रहा, और वो तो छोड़ ही दे, कंज्यूमर तो बहुत बाद में आता है, जो असल में इस बिज़नेस में ई कॉमर्स में हैं वो भी रो रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें ना मैं ज़रा एक दूसरी अप्रोच डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अब ये जो आपने प्लेटफॉर्म्स का नाम लिया ना, फेसबुक वगैरह, ये अब मैंडेटरी हो गए हैं। मतलब अब अगर आप अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए करोगे। अच्छा, अब हो गया क्या कि जब आपने, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। मैं अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल है ना, मैंने उससे कई दफ़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि टैक्स बेसिकली है कितना। जब भी कोई चीज़ आप बूस्ट करते हो तो उसमें, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन के साथ 3-3, 4-4 मुख्तलिफ और ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही होती हैं टैक्स की मद में, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। और उसके अलावा कई दफ़ा वो उस बिल के बाद 1 महीना गुजर जाने के बाद एक और रकम आपके अकाउंट से डिडक्ट कर ली जाती है टैक्स की मद में, जो कि अगेन फिगर आउट करना मुश्किल होता है अगर आपका एक रेगुलर किस्म का काम है कि ये किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट ये वाला गया है। सो क्लैरिटी जो है ना वो इसमें वाकई नहीं है कि हम टैक्स एक्चुअली दे कितना रहे हैं। अब इसको वो एक फॉरेन ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं कि आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन की है जो कि पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि ये रिग्रेसिव क्यों है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बिजनेसेस के पास इतना कुशन नहीं होता कि वो इतना टैक्स अब्जॉर्ब कर लें, वो ज़ाहिर है पास ऑन होना है। अच्छा, जब वो पास ऑन होगा तो प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। अच्छा, जब वो प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी तो फिर पता नहीं कितने लोगों को उसकी ज़रूरत है नहीं है, कितने और कंपेटिटर्स हैं मार्केट में। होगा ये कि बहुत सारे ब्रांड्स बंद हो जाएंगे। सो आपका नंबर एक चीज़ तो ये हो रही है कि, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कहते हैं ना कि जी इन्फ्लेशन 4% पे आ गई है, 3% पे आ गई है, इन नंबर्स को देखने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप बिल्कुल इसेंशियल आइटम्स पर जा रहे हैं तो वो तो शायद नीचे आ गई हो, लेकिन मतलब अगेन आपके जो मुल्क है उसमें सिर्फ वो अफराद तो नहीं रहते जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उसमें ऊपर वाले लोग भी हैं। उनके लिए अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो क्या वो भी 4.5% है, तो आपको शायद ऐसा नहीं मिलेगा। अच्छा, वो नंबर ऑफ़ बिजनेसेस जितने बंद होंगे उससे क्या होगा? एक तो बेरोज़गारी फैलेगी, मायूसी फैलेगी, उसको भी आप साइड पे कर दें। जो अभी आपने ये नंबर्स पेश किए हैं, ये नंबर्स जो जा रहे हैं फॉरेन वेबसाइट्स के ऊपर, उनमें डिक्रीज़ आ जाएगा। अच्छा, जब उनमें डिक्रीज़ आएगा तो क्या होगा कि हम जो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक को, दीगर कंपनीज़ को कि आप पाकिस्तान आएँ, आप यहाँ पे अपना हेड ऑफिस बनाएं, आप यहाँ पे अपने कस्टमर केयर सेंटर खोलें। अभी आपका बिजनेस, मेटा बिजनेस सूट में कोई मसला हो जाए, देयर इज़ नोबडी यू कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब अगेन वो एजेंट्स हैं, थर्ड पार्टी एजेंट्स हैं जिन पे आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके इंस्टाग्राम पे स्ट्राइक लग जाए और वो ब्लॉक कर दे तो आप गए, आपका सारी मेहनत जो है वो ख़त्म होगी, आप रसाई नहीं है आपकी। एग्जैक्टली। सो बुनियादी बात यह है कि हमें उनको ये प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम एक बड़ी मार्केट हैं और ये मार्केट कंटिन्यूसली मज़ीद बड़ी हो रही है, इसलिए उन सारों को यहाँ पे अपना एक सिर्फ डिजिटल नहीं, एक फिज़िकल प्रेजेंस उनकी यहाँ पे होनी चाहिए। जब नंबर्स कम होंगे ना तो वो मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, अगेन जब वो नंबर ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, जब वो इधर आ जाएंगे, उनकी वजह से भी बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी, उनकी वजह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना चाहेंगे आईटी के अंदर। सो ये जो टैक्सेशन है ना, ये रिग्रेसिव है। इससे जो हम बार बार क्लेम करते हैं, ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि हमने अपनी आईटी इंडस्ट्री को $10 बिलियन सालाना पे लेके जाना है, इस तरह की चीज़ों से लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा। अब अगेन आप सरकारी किसी एहलकार से पूछते हो, वो कहते जी कि ये तो IMF ने किया। वो आप किसी IMF
से पूछते हो तो वो कहते हैं कि जी वो तो मतलब आपकी सरकार है, वो मतलब हमसे बात कर लेती है इस सिलसिले में कि क्या हमने एसोसिएटिंग हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे इफ़ेक्ट होती हैं। सो बुनियादी बात ये है कि ना तो आपको पता है कि आपने पिन पॉइंट किसको करना है, कि कसूर किसका है, ना इनकी आपस में आपको ऐसे लगता है कि किसी किस्म की कोई गुफ्तगू हुई है जितने स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने बजट बनाया है। सो मैं और आप बैठ के टेवे लगा रहे हैं, अंधेरे में निशाने मार रहे हैं कि अच्छा ये हुआ होगा, अच्छा ये होगा तो इसके नतीजे में ये निकलेगा। अगेन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी कोई तफसीली गुफ्तगू इस चीज़ को लेकर किसी पॉडकास्ट, किसी टीवी चैनल, किसी अखबार के आर्टिकल में क्यों नहीं है? सर एक तो नहीं है, दूसरा देखें एक विजनरी अप्रोच है ना विद टेक एंड ऑल थिंग्स टू डू विद टेक। क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमने बाकायदा एक चीज़ की है कि हम उसको ला रहे हैं पाकिस्तान में, उसकी माइनिंग करेंगे, हम अपना क्रिप्टो रिजर्व बनाएंगे कि यहाँ पे उसके लिए बिजली भी शायद मुख्तस की थी, लेकिन वो भी अब कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। शायद वो IMF ने कहा कि इतनी बिजली आप कैसे सब्सिडाइज अपने लिए ही ले लेंगे और क्रिप्टो माइनिंग करेंगे उसके अंदर, ये गलत है। तो देखें अब जो विजन है वो तो लगता है कि जी IT है, दैट्स गुड। 18% GST उस पर आपने कर दिया। जो आपकी वाली बात है बिल्कुल बजाय है कि जी जितनी आप इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कम होंगी इसका मतलब है कि वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। 24 करोड़ की मार्केट है। अब तो मैं ये भी नहीं कहूँगा जी कि 24 करोड़ तो आप हैं, लेकिन आप में से शायद इतने गिने चुने लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन या फेसबुक या बाकी, ऐसा नहीं है। आप एक बड़ी अच्छी आपकी मतलब जिसको आप बोस्ट कर सकते हैं, इतनी तादाद है लोगों की जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, जिनमें सिमें डली हुई हैं, जिनके अंदर डेटा यूज़ हो रहा है, जिनके ऊपर ऐप्स हैं और जो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं फॉर सोशल नेटवर्किंग एंड सेकेंडरी नंबर 1 प्रायोरिटी के लिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हैं। बिल्कुल, वैसे भी ये नंबर भी तो हर साल ग्रोइंग है ना, ग्रोइंग है। तो इसको आपको ना कि इसको और कम करना चाहिए ताकि आपका टैक्स नेट जो है उसमें लोग आएँ और वो नेट जो है उसके अंदर ढेर सारे पैसे हैं। वो तो देखें आप इस करके इकदाम अगर आप लेके आपको लगता है ये हो जाएगा तो ये तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर के आपका तो टारगेट ना सिर्फ मिस हुआ है बल्कि ज़्यादा से मिस हुआ है। वो तो इत्तेफाक से बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आ जाते हैं 18 साल की होके, तो आप कहते हैं जी कि देखें हमने टैक्स नेट अपना वाइड कर लिया, लेकिन एंड में आप जो बेयर फिगर्स के ऊपर जाएँ तो आपकी रिकवरी तो कम से कम हो जा रही है। पिछले साल आप देखें ना कि जब इन्होंने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया था तो उसका भी जो नतीजा निकला वो कोई बेहतर तो नहीं था। मतलब आपके वो जो टॉप 13% हैं वो दे एंड अप पेइंग मोस्ट ऑफ द टैक्स, जो ज़ाहिर 13% तो एक बड़े कम आबादी होती है। जो नीचे वाला तबका है वो ज़्यादातर ब्राउन एनवलप पे चला गया। जी सर। तो आपकी कलेक्शन बेहतर होने के बजाय ख़राब हुई है। और इसी तरह आप जैसे कहते हैं जी कि सैलरी क्लास तो हमारे लिए इशू नहीं, उनसे तो हमने एडसोर्स ले लेनी, चले आप लेते रहें, लेकिन जो आपका ट्रेडर्स हैं, जो आपकी ई-कॉमर्स वाले हैं, अब देखिए मैं ये कहना नहीं चाहता, ना ही मैं किसी को मशवरे देना चाहता हूँ, बट ये चीज़ होगी कि जो ग्रे चैनल्स हैं वो बंद तो कभी नहीं होते। ग्रे चैनल तो एग्जिस्ट करता है। देखिए एक तो ग्रे चैनल आपका हुंडी वाले वाला है, वो तो फिजिकल ग्रे चैनल है, उसको तो गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, बट लोग करते हैं इस्तेमाल, अभी भी करेंगे। जो डिजिटल ग्रे चैनल है उसको तो पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। मैं उसकी एक बहुत सादी मिसाल दे देता हूँ। देखें एक जो फ्रीलांसर है उस फ्रीलांसर के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो अपने पैसे पाकिस्तान मंगवा ले जो भी उसने काम किया है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो पेपैल, पेयोनियर इस तरह के किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने पैसे पार्क कर ले। अच्छा, उसको जितनी ज़रूरत होगी यहाँ पर ख़र्चे की वो उतने वहाँ से मंगवा सकता है, बाकी वहीं पर पार्क रख सकता है। और नतीजतन हो क्या रहा है? नतीजतन ये हो रहा है कि वो सारी फेसबुक वगैरह की पेमेंट्स या दीगर और पेमेंट्स, बाहर की पेमेंट्स जो वो यहाँ से कर सकता था कार्ड पे से, अपने पाकिस्तानी कार्ड पे से, और उस पर पाकिस्तान को टैक्स मिल सकता था अगर वो टैक्स उतना होता जितना ये दूसरे जो डिजिटल अकाउंट्स हैं ये चार्ज कर रहे हैं, तो वो सारे पैसे पाकिस्तान मंगवा लेता, वो यहीं पे इन्वेस्ट भी कर लेता, यहीं से ऐड भी लगा लेता। अब उसके लिए वो 3% पे, वहाँ उसको तो उधर 3% पड़ रहा है, वो अपने सारे एड्स वहाँ से लगा लेता है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सरकार का हो रहा है। मेरा आपका नुकसान नहीं हो रहा, उस बंदे का तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, उसको तो फ़ायदा हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सर। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर तो आपने फिर हमें बाद में बताना है कि जी हम IT के अंदर ना ये और ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे IT, फिर थोड़ा सा उसको ना संजीदगी से लिया नहीं जाएगा कि जी जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप तो कह रहे हैं ना IT ग्रोथ के बारे में, ऐसे माहौल में ग्रोथ नहीं हो सकती। ऐसे माहौल में लोग जो है रास्ते ढूंढेंगे फिर।
तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं। इसी से ताल्लुक़ रखने वाली एक और खबर, टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो सर जो FBR है उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है कि ओवरसीज़ जो आपके पाकिस्तानीज़ हैं उनको एक ऑटोमेटिक फाइलर स्टेटस दे दिया प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए, कि अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है यहाँ पे तो आप आके यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं और आपको जो फाइलर रेट है, डजेंट मैटर कि आप फाइलर है नॉन फाइलर, आप टैक्स रेजिडेंसी आपकी कहाँ है, आप फाइलर कंसिडर किए जाएंगे और आपको वही रेट मिलेगा। तो ये भी एक चीज़ है जो कि लोग इसको प्रॉब्लमेटिक समझ सकते हैं। ये 236C जो 236K जो है जिसके अंदर फाइलर रेट एक्सप्लेन किया जाता है, उसके तहत उसके अंदर ये प्रोविज़न मज़ीद ऐड कर दी गई है कि जी अब ओवरसीज़ नाइकॉप होल्डर जो है उसको आप फाइलर रेट पे प्रॉपर्टी की वो ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, इसके अंदर मसाइल हैं, प्रॉब्लमेटिक है। जो यहाँ पे नॉन फाइलर है वो भी कहेगा यार ये तो फिर अगर आपने प्रॉपर्टी का ही काम बढ़ाना है, प्रॉपर्टी को फ़रोग़ देने के लिए किया है ना, तो फिर आप हमें भी दे दें, हम भी लेना शुरू कर देंगे। देखें वो अगेन बहुत कन्फ्यूजन है की पॉलिसी में भी। अब कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि हाउसिंग सोसाइटीज़, अथॉरिटीज़, डेवलपर्स ये जो एक नई चीज़ बना रहे हैं जो भी, उसकी सेल बढ़ जाए, जिसकी वजह से ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं। टैक्सेस में भी कमी की गई है, ओवरसीज़ को फाइलर स्टेटस भी मिल रहा है। ये सब किसके लिए है? बायर के लिए। बायर के लिए, बिल्कुल सर। यहाँ पे सॉरी आपको रोकूंगा, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी ई-कॉमर्स की टैक्सेशन की, वो हमने बात कर ली। अब नाइकॉप होल्डर्स जो हैं उनको फाइलर स्टेटस मिला करेगा ख़रीदो फरोख्त ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है रियल इस्टेट पॉलिसी में भी। ये जो ऑफर्स सारी दी जा रही हैं, टैक्स कम किया जा रहा है या नॉन रेजिडेंट्स को फाइलर स्टेटस दिया जा रहा है, दिस इज़ फॉर बाइंग, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि कंसिडर ये किया जा रहा है कि हर बंदा जो प्रॉपर्टी ख़रीदता है वो एंड यूज़र होता है, उसने स्पेकुलेट नहीं करना होता, उसने सेविंग के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना होता, उसने बेचना नहीं होता। क्योंकि इससे फ़ायदा तो क्या होगा, ये कोशिश की जा रही है कि डेवलपर्स, अथॉरिटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ जो अभी नए अपने फेज़ बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है, वो बिक जाएँ। जो ख़रीदने वाला है वो ये नहीं सोच रहा कि ये मैंने भी, अगर अभी मैं सेविंग के लिए ले रहा हूँ, मुझे किसी दिन इसको बेचना भी है, क्योंकि सेलर पे टैक्स बढ़ा दिया। हाँ जी। सो अब अगेन हम तो वैसे ही मतलब रियल इस्टेट में मनी पार्क करने के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन क्योंकि आधा पाकिस्तान इसमें फंसा हुआ है और हुकूमत चाह रही है कि ये सेक्टर दोबारा से चल जाए और लोग फंस जाए, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप सेलर पर टैक्स बढ़ा दो और बायर पे कम कर दो और उससे एक्सपेक्ट ये करो कि इससे पहिया चल जाएगा। अभी ये जिन सेलर्स के ऊपर टैक्स बढ़ा है, आपके ख्याल में वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार चलो ठीक है, यहाँ पे कौन सा मॉर्गेज सिस्टम है। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉपर्टी ओन करते हैं पूरी तरह से, उन्होंने किस्तें नहीं देनी, तो वो कहते हैं अच्छा चलिए एक साल और ठहर जाते हैं, अगले साल देख लेते हैं बजट में क्या आता है, फिर बेच देंगे। तो अगेन मार्केट में अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रही, बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है मार्केट नहीं चल रही। मार्केट नहीं चल रही है। उससे दूसरा देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको सोचने होते हैं एक प्रॉपर्टी के अंदर। किसी किस्म की अगर आप ग्रोथ लाना चाहते हैं, एलिवेशन लाना चाहते हैं, कि एक तो नॉर्मल तरीका है जी कि आपके पास रकबा बहुत है, ये ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि आप एकदम से वहाँ पे ढेर सारे घर बना दें। एक डिमांड एंड सप्लाई बड़ी अहम चीज़ होती है, बल्कि इसकी जो बैकबोन है सारी इंडस्ट्री की वो डिमांड सप्लाई है। अब मैं समझता हूँ कि लाहौर के अंदर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अब रेट बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन वहाँ आबादी भी तो बहुत फैल गई है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिटीज़ बन गई हैं, उन कम्युनिटीज़ के इर्द गिर्द कमर्शियल जोन्स बन गए, उन कमर्शियल जोन्स जो हैं उनके अंदर मज़ीद उनका इकोसिस्टम बन गया, इसलिए लोग वहाँ रहना चाहते हैं। अब आपने उसी की तरह पता नहीं कितने मुरब्बों पे और प्लॉटिंग कर दी है जहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे इकोसिस्टम ही नहीं है। वहाँ पे एका दुका घर होगा, लेकिन दैट्स नॉट रियलिस्टिकली वेयर समबडी वांट्स टू लिव। एंड यूज़र की बात, एंड में तो एंड यूज़र आ जाता है ना कि भाई घर बन कर रहे हैं, और उसी के अंदर जो है फिर स्पेकुलेशन होती है जी कि आप क्या करें। जो आपने सिस्टम एक्चुअली बनाया हुआ है यहाँ पे वो है फाइल, अलॉटमेंट, प्लॉट, और बीच में कोई नई चीज़ भी आती है कि जो प्रॉब्लमेटिक अलॉटमेंट होती है, इसका कोई नया नाम उन्होंने बनाया। हाँ जी, एक इसमें एक होती है एलोकेशन भी अलग है, और फिर एक अनसक्सेसफुल फाइल भी है। तो इन सब के रेट बने हुए हैं। तो ये तो एक अजीब सा मजाक है ना कि आप हर चीज़ के अंदर स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो एक मार्केट जब स्पेकुलेटिव बन जाएगी, और लेकिन एकदम से क्या हुआ जी कि अब लोगों में, एक तो लोगों में पैसे नहीं है। अच्छा, भाई लोग सर बैठ के टीवी देखते हैं कि यार स्टॉक मार्केट ने 1600 पॉइंट एक दिन में जंप किया है,
अच्छा यार तुझे ये तो फिर छोड़ो, यहाँ क्यों पैसे लगाने, स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, यहाँ तो अभी डेड लग रहा है, तो पता नहीं 1-1.5 दिहाई बाद ये आबाद होगी जगह, फिर तब देख लेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पार्क कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ निकाल लेते हैं और लॉस जो है वो पी जाते हैं अपना, और स्टॉक्स में कोशिश करते हैं कि हम उसको वापस कमा लें। बिल्कुल, रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल साथ खबरें आती हैं कि सोना महंगा हो गया। सोना महंगा, आप एक मार्केट जिसको आपने प्योरली स्पेकुलेशन ड्रिवन रखा है, जो कि एसेंशियली होनी थी डिमांड सप्लाई ड्रिवन, उसके अंदर फिर यही होगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अगर लोग एक दूसरे से ट्रांसफरिंग नहीं करेंगे ऑफ प्लॉट तो फिर कुछ नहीं होगा। ट्रांसफ़र कौन करते हैं? इवेंचुअली एक जगह जो है वो एंड यूज़र को जानी होती है, जहाँ पे लोगों ने रहना है जाके, इसलिए प्रॉपर्टी होती है ना। हमने अजीब नया सिस्टम बनाया कि हम फाइल खेलेंगे उसके साथ, ये चल रहा है बड़ी देर से। देखें बाहर ना होता ये है कि मसलन अमेरिका है, अमेरिका में प्रॉपर्टी की प्राइसेस अमूमी तौर पर कैसे वो सस्टेन करते हैं, वो सस्टेन ऐसे करते हैं कि वहाँ पर नया घर बनाने की इजाज़त ही नहीं होती जब तक आपको उसके लिए लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है कि जी मैं नई हाउसिंग यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ इस शहर में। अब फेयरफैक्स में उन्होंने जो है वो हज़ारों घर या फ्लैट्स बनाने की इजाज़त दी है। क्यों? क्योंकि पता लगा है कि अमेज़ॉन अपना हेड ऑफिस फेयरफैक्स लाने लगा। ठीक है, तो उनको ये पता लगा कि अच्छा यार अगर हेड ऑफिस अमेज़ॉन का यहाँ आ जाएगा तो 50,000 लोगों की नौकरी होगी, उसमें से अगर 25,000 भी शहर के बाहर से आते हैं तो हमें हाउसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब तक ये इजाज़त नहीं मिली थी तब तक वहाँ पे क्योंकि नया घर बन ही नहीं रहा था, तो जो एग्जिस्टिंग घर थे उनकी प्राइस सस्टेन्ड थी। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में क्या है, जैसे आपने कहा कि कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं, अगर आज आपके पास रकबा है आप उसकी कटिंग करें और हाउसिंग सोसाइटी बना दें। अच्छा, तो होगा क्या फिर? कैसे सस्टेन, ज़रूरत तो है नहीं मज़ीद घरों की, कैसे सस्टेन करेगी प्राइस? क्योंकि लोग इस पे सट्टेबाजी कर रहे होंगे, लोग इस पे स्पेकुलेशन कर रहे होंगे, लोग इस पे बाइंग सेलिंग कर रहे होंगे, ट्रांसफर। जब किसी भी वजह से, चाहे स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दी है, गोल्ड ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, जंग लग गई है, मार्केट में कोई और वॉलेटिलिटी है, जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं, फॉर वट एवर रीज़न आपको अमेरिका ने ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर दिया है। लोग जैसे ही पैसा निकालेंगे तो मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। सो जब भी डिमांड और सप्लाई के अलावा किसी भी और चीज़ की वजह से एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, वो जब भी उसमें से पैसा निकलेगा वो हमेशा नीचे आ जाएगी और नीचे आएगी। उससे दूसरा, अभी तक यहाँ पे जो इन्वेस्टर की भी कैटेगरीज है ना, एक तो बिल्कुल ही आपका है ना बंदा जिसका काम ही है फाइलें फूलें ले ली फिर बेच दी फिर कर ली, वो एक सिस्टम है, वो लोग तादाद में कम है। फिर एक शख्स है जिसका कारोबार कुछ और है, बिजनेस कुछ और है, सैलरीड है, उसने जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्किंग मनी उसने ये कर ली। इस किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन ये कितनी ज़बरदस्त बात है सर हमारे मुल्क के अंदर के यहाँ पे कोई ट्रेंड शुरू हो जाए ना अगर, तो हमें वो फोमो वाला एलिमेंट इतना ज़्यादा है कि सब कहते हैं इस ट्रेंड की जो वेव चल रही है ना उसका हमने भी हिस्सा बनना है। और बड़े अच्छे और बड़े जो काबिल किस्म के इकोनॉमी को समझने वाले और दीगर सेक्टर को समझने वाले लोग हमेशा अवेलेबल हैं यूट्यूब या डिफरेंट जगहों पे, जो आपको शायद अच्छी एडवाइस दे दें। लेकिन वो एक तरफ कहते हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद लेके बैठा हुआ है, अब चाह नहीं रहा कोई और है इसके अंदर। वो क्यों नहीं चाहेगा भाई, वो तो चाहेगा बड़े ज़्यादा लोग आएंगे बड़े की चीज़। तो वो जो राइडिंग ऑफ द वेव है ना जी, प्रॉपर्टी का एक ट्रेंड था, बहुत लोग तो ट्रेंड की वेव को राइड करते चीज़ में मारे गए, क्योंकि ये हमारी कल्चरल चीज़ है कि जी घर के अंदर क्या बात मशहूर है जी कि घर के बड़ों ने कहा है जी कि प्रॉपर्टी के अंदर आप आ जाओ बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब ये टाइम है प्रॉपर्टी में लेने के लिए। तो इसी तरह सर बहुत सारे लोग तो मेरे ख्याल में इस स्नोबॉल इफेक्ट में मारे गए। जी बिल्कुल, स्नोबॉल इफेक्ट में और ला इल्मी में लोगों को बताया गया, इस तरह का एक कल्चर डेवलप हुआ कि ये देखो ये तुम प्लॉट देख रहे हो कितना महंगा है, ये मैंने इतना सस्ता ख़रीदा था 30 साल पहले। अच्छा, अब वो किसी ने उनको ये नहीं बताया कि 30 साल पहले अगर तुमने इसी पैसों के बदले में डॉलर ख़रीदे होते या सोना ख़रीदा होता या अच्छी कंपनी का स्टॉक ख़रीदे होते तो वो आज इस प्लॉट से बहुत ज़्यादा महंगे होते। तो क्योंकि उनको दिखाया बताया, सिर्फ प्लॉट गया तो सब प्लॉट में इन्वेस्ट प्लॉट हो गए। सो सर बिल्कुल सर, ये अगेन हमारे बड़े संजीदा किस्म के इश्यूज़ हैं। हमने आपका ई कॉमर्स के ऊपर भी बात की, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है बहुत, कि उसके अंदर आपने इन्फॉर्म करें आप कंज्यूमर को, मतलब वेबसाइट भी तो लगाते हैं ना, तो अजीब हमाकत है। और दूसरा सिमिलरली लोग देखते हैं कि जी फिर आप चाह रहे हैं कि ओवरसीज़ अब आके हमें बेल आउट करें, तो ओवरसीज़ किस चीज़ में किस चीज़ में आपको सपोर्ट करें? प्रॉपर्टी ओवरसीज़ ले, आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो ओवरसीज़ वाले करें, बहुत अच्छी बात है, वो बाहर जाते हैं कमाते हैं और वो जहाँ भेज जाते हैं। लेकिन
प्रॉपर्टी में इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो अपने घर वालों को शायद पैसे भेज रहे हैं, वो शायद यहाँ पे कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पैसे भेजते हैं छोटा सा ऑन द साइड। प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है, वो मेरे ख्याल में मौजी और वो ज़माने ख़त्म हो गए जी, इकट्ठे ही 4 उठा लो यार देखी जाएगी, फिर वो अब मेरे ख्याल में सीन होना नहीं है। और देखिए ना, अब वो सब लोग टेक सेवी हो गए हैं, सब लोग ना इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक दफ़ा गूगल ज़रूर करते हैं। अब वो जब गूगल करते हैं ना, कि बाहर तो छोड़ ही दें, वो जब ये गूगल करते हैं कि पाकिस्तान में इन लास्ट 20 ईयर्स किस किस चीज़ ने रिटर्न कितनी दी है, तो उसमें प्रॉपर्टी तीसरे चौथे नंबर पे आती है। तो अब जब सब गूगल ये कर सकते हैं, तो वो चौथे नंबर की चीज़ पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे? बिल्कुल, क्यों इन्वेस्ट करेंगे? और अगेन आपके पास चले, पहले मैं मानता हूँ अल्टरनेटिव्स नहीं थे, स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, अब तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म, और स्टॉक मार्केट लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म ही करेगी अगर आपने मुल्क को चलाना है। लॉन्ग टर्म में हमेशा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ आपको 10-10, 20-20 साल आपका प्लॉट नहीं दे पाती, आपके पूरी पेमेंट दिए होने के बावजूद। तो फिर, और आपको पता है आप मतलब अदालतों में धक्के नहीं खा सकते। तो कौन करेगा? कौन करे? बिल्कुल सर। बहरहाल अगेन वी विल सी कि ये क्लैरिटी क्या आती है इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। एक बहुत ही सर अफसोसनाक वाक़या जो कराची के लियारी एरिया में आज से एक आध दिन पहले पेश है, जिसके अंदर एक 5 मंजिला जो बिल्डिंग है वो गिर गई, और अभी तक जो डेथ टोल बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 19 जो कंफर्म हुए हैं, ये हतमी अस्पताल का डेटा है, और उसके अलावा 13 इंजर्ड हैं। तो इसके अंदर अगेन नंबर जो है वो अभी तक 21 भी कोट हुआ है, 27 भी कोट हुआ है, लेकिन जो हॉस्पिटल की अपने डेटा है उसके मुताबिक जो है 20, तो आपके 19 है, 20 है, 21 है, डिफरेंट एरिया से आपको नंबर मिल रहा है। तो अभी लेकिन ऑपरेशन जो है रेस्क्यू का वो 80% तक मुकम्मल हुआ है, तो उस 80% के अंदर तक अभी तक ये बात पता चली है। तो इससे आगे ये बढ़ भी सकता है नंबर ये, लेकिन हमारी होपफुली शायद इतना ही रहे, और इतना भी है ये भी बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो सर ये फ़िदा हुसैन शेखा रोड लिया मार्केट के अंदर एक इमारत थी जो कि पहले ही डिक्लासीफाई हो चुकी थी कि ये इनहैबिटेबल है, अनइनहैबिटेबल है, कि आप यहाँ पे लोग ना रहें, यहाँ पे इससे ना जाएं। उसके अलावा ये भी बताया जाता है वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर और दीगर और उनके इदारे हैं कि ये रेंस की वजह से, रिसेंट जो बारिशें हुई हैं बहुत सारी, उसके बाद इसकी जो बिल्डिंग और कमज़ोर हो चुकी थी। तो अब अगेन कराची में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारी इसी तरह क्लासीफाई हो चुकी हैं कि आप इसके अंदर लोग जो हैं वो रिहाइश ना करें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत फॉल्टी हैं। और कराची के अंदर सर एक और भी बहुत बड़ा मसला है कि कोई नई बिल्डिंग भी बनी हो तो वो भी अमूमन कभी कभी हमने सुना है कि गिर जाती होती, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की मेयार है उनका कुछ जगहों पे, ज़ाहिर सारों पे तो नहीं, कुछ जगहों पे वो बड़ा नाकस होता है। और तो ये एक चीज़ है जो अगेन एक वाक़ये से बहुत सारी और सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं उनको हमने मद्देनज़र रखते हुए अब इसको हमने टैकल करना है। अब कराची की जो इंतज़ामिया है उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि लोग रह रहे हैं ऐसी कई और बिल्डिंग्स में। यकीनन, और ये वैसे तो पाकिस्तान में ही रुझान नहीं है, आपने तो बल्कि खैर बताया कि ये ऑलरेडी डीक्लासिफाइड थी बिल्डिंग, बट अदरवाइज़ आप देखें हम इतनी बिल्डिंग्स में हमने काम किया है, ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ नौकरियाँ की हैं, मैंने कभी ये सुना नहीं कि जी इस साल की इंस्पेक्शन होने जा रही है, बताया जाएगा कि जी बिल्डिंग ठीक है, ख़राब है, चेक किया जाएगा जी कि एग्ज़िट किस जगह से है। यहाँ पर तो हमें याद है जब वो एक कानून साजी हुई थी जिसमें कहा गया था कि तमाम ऑफिसेज़ और कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं उनके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है। तो हमें सुना था कि फायर एक्सटिंग्विशर पे फेक डेट एक्सपायरी लगाने वाली भी कंपनियां आ गई थी कि आप बजाय ये कि हर 6 महीने बाद या साल बाद फायर एक्सटिंग्विशर चेंज करें, वो आके उसकी एक्सपायरी डेट चेंज कर जाते थे। सो ये हम इतने रेकलेस हैं अपनी लाइफ को लेके, और जाहिर है मतलब अगेन ये तो गरीब अवाम थे, इनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं थी, और ज़्यादातर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं इन्हीं के साथ पेश आते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड भी करते हैं, पाकिस्तान में इस तरह की ड्रिल में से गुज़रना, लोग पता नहीं क्यों सुस्त हैं या पैसे बचाना चाहते हैं या उनको लगता है कि कभी उनके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। सो ये अगेन ये पैसों का भी मसला है, गुर्बत का भी मसला है, और एक मेरी नज़र में ये मिजाज का भी मसला है।
मिजाज का ही मसला है सर। मैं उसको मज़ीद सर आपको क्लैरिफाई करता जाऊँ और बल्कि मैं आपको अपडेट करता जाऊँ कि इसके अंदर अब वाक़े के अंदर 27 टोटल बात जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। तो दूसरा सर, जो आपने बिल्डिंग इंस्पेक्शन और बाकी चीज़ों की बात की, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएँ, हमने ये फिल्मों में भी देखा है, हमारे दोस्त यार भी हमें बताते हैं कि जी वहाँ पे अगर आप कारोबार नया शुरू करते हैं, फ़र्ज़ करें वो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे तो आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बस आपने किचन एक डालना है, आपने कुर्सियों मेज़ें लगानी है, अब रेस्टोरेंट। अमेरिका जैसे मुल्क में और यूरोपियन कई ममालिक में और कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पे बाकायदा 2-3 इदारे हैं जो आके देखते हैं कि जी आपकी गैस की जो इक्विपमेंट है उसकी सेफ्टीज़ कितनी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सेफ्टीज़ कितनी है, आपकी जहाँ आप बिल्डिंग जो है उसके फायर हैज़र्ड पॉइंट्स, वहाँ से बाहर जाना, सेफ्टी, एक पूरी एक चीज़ होती है जो इसके अंदर आती है। और फिर जाके आपको ना एक लाइसेंस मिलता है। और ऐसे नहीं है कि वो लाइसेंस आपको मिल गया अब आप सारी ज़िंदगी काम करें, वो एवरी फ्यू मंथ्स एक शख्स बंदा आता है आपके पास और सारी इंस्पेक्शन करता है। फूड क्वालिटी तो छोड़ दें, आप कारोबार छोड़ दें, चले खाने पीने का, आप किसी भी चीज़ में ले आएँ आपके, आप अगर कुछ मुल्कों में अगर आपने अपने घर में नया अप्लायंस लगाना है तो उस इलाके का अपना एक एनर्जी ग्रेड है, एक एनर्जी रेटिंग है उसकी, कि जी वो जो उसकी एक स्टिकर लगे होते हैं कि आप सिर्फ इस एनर्जी ग्रेड की, इस एफिशिएंसी की चीज़, वो आपका इलेक्ट्रिक बॉयलर हो सकता है यानी कि गीज़र हो सकता है, तो वो आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कि आपने उसी कैपेसिटी का लेना है। वरना आपका जो है, आप अगर लगा लेंगे और आप पकड़े जाएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये सब चीज़ें हमें लगता है ओवरकिल है, ये बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन सर इस मामले में ओवरकिल जो है ना वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ है जैसे आपने कहा मिजाज की कमी कि यार मेरा मूड नहीं कर रहा इतने होप्स पे जाने के लिए, लगा ले देखी जाएगी क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे भी ऐसे होगा, बना लो क्या ही हो जाएगा। ये होता है कि आप ना लॉस ऑफ लाइफ, एक ये तो 27 की बात हो, एक भी हो आपके घर के अंदर हो जाए, फ़र्ज़ करें घर गिर जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, और आपने वो जो चीज़ें लोगों ने कहा हुआ करने को आपने एक भी नहीं की हुई, आपकी जान को ख़तरे, सीधी बात है, तो इसमें ओवरकिल कैसे हो सकता है? यकीनन। दूसरा इसमें सर पता है पाकिस्तान में होता क्या है कि हम तो ऑलरेडी रेड टेपिज़म का इतना शिकार हैं, हमें लगता है कि अगर हमने 3 इदारे और मुलव्विस कर लिए अपने कारोबार के अंदर तो बिल्कुल ही फीजिबल नहीं रहेगा काम करना। लेकिन अगेन क्यों ये मिजाज है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ये पता है कि जब कोई इदारा मुलव्विस होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सिर्फ जो मामलात हैं उनको ठीक करना चाहता है। अब ये होता है कि आपका मामला ठीक है या गलत, उसने कोई ना कोई मसला निकाल देना है, उसने आपसे जब तक आपकी उससे सेटिंग नहीं ना होगी। सो हर अहलकार जो आपके काम पे या आपके घर पे आता है, आपको नज़र आता है कि ये मेरे से पैसे लेने आया है। सो मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा हो गया है सरकार और आवाम के दरमियान कि अब आप कहते हैं कि जी हमने एक इदारा इंट्रोड्यूस करा दिया है जो कि आपकी सेफ गार्ड करेगा इस तरह की चीज़ों को, आग लगने को, बारिश से बह जाने को, तो भी आप सरकार पे शक करेंगे। अगर सरकार कहेगी कि जी ये इदारा पहले करता था, अब आपको ये तंग नहीं करेगा, हमने इसको रोक दिया, या आपको आके चेक ही नहीं करेगा कि आपका बिल्डिंग ठीक है या ख़राब है, तब भी हम शक कर रहे हैं कि जी ये देखें ना, मतलब पूरी दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। सो ये और जाहिर है ये पहल सरकार की तरफ से होगी। अवाम तो 77 साल से एक बैगेज है, मतलब हमारे बुज़ुर्गों ने भी बताया कि जी सरकार हमारे काम नहीं आती थी, बल्कि हमारे काम में रोड़े अटकाती थी, या हमसे ज़बरदस्ती कोई टैक्स वसूल करती थी और हमें उन्होंने सेफ्टी या लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड नहीं किया। हमारे बुज़ुर्गों के बुज़ुर्गों ने भी, मतलब इस खित्ते में एक ये चीज़ चली आ रही है कि जो सरकार है ना, ये आपकी दोस्त नहीं है, ये आपकी ताबे, ये आपकी मातहत नहीं है, ये आपके ऊपर रूल करती है और ये जो है आपसे कुछ निचोड़ के निकलवाना चाहती। जब तक ये ताल्लुक़ फ़र्द का और हुकूमत का दोस्ती की बुनियाद पर नहीं होगा, हम कहीं नहीं जा सकते। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ दुनिया में नहीं होती। दुनिया में सरकार से आपका डिस्ट्रस्ट का एक एलिमेंट रहता है, एक आपकी नाराज़गी रहती है, आपकी एक सस्पिशन रहती है, लेकिन ओवर द ईयर्स आपको एक आदत भी पड़ चुकी है कि यार इनके बगैर हम ना कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने जब जब होते हैं मसले मसाइल तो यही हमारा साथ देते हैं। मेरी कांग्रेसमैन, मेरा MP है, हमारा पार्टी का नुमाइंदा MP जो यूके में कहते हैं, ये सारे लोग जो हैं इनके साथ की टसल रहती है।
विच इज़ गुड। जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है कि उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको खुश रखना चाहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी खुशी और गम जो है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कभी ली नहीं। एक तो ये बात। दूसरा सर आप ये देखिए, अभी मैं शहर के अंदर कई जगहों पे देखता हूँ EPA सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन साइट्स में नज़र आ रही है कि जी ये पास कर गई है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई अगर बिल्डिंग जो है जो रेलेवेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको लगती है, क्या उन्होंने उस बिल्डिंग का म्यार चेक करते हैं? वो डे 1 टू डे एंड कंप्लीशन तक हैंड ओवर करने से पहले क्या आते हैं लोग वहाँ देखने के लिए? मैंने तो कभी नहीं सुना जी कि हम आज जा रहे हैं जो इंस्पेक्शन है, मैंने लफ्ज़ ही नहीं सुना कभी कंस्ट्रक्शन वाले बंदे से इंस्पेक्शन का। तो सर ये अगेन ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है और रिफ्लेक्शन पॉइंट है कि आप और जगह ये होने से रोकें, लेकिन फिर अगर लोगों को आप बेघर करेंगे जो रह रहे हैं वहाँ पे, तो उनको फिर रिलोकेट भी आप नहीं करना है, उनको कोई और रहायश का देनी है आपने जहाँ पे वो रहें। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ा टॉल ऑर्डर है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ पे आज सोचना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई हल जो है निकलेगा, और फिर आवाम को सपोर्ट करना एंड ऑफ द डे वेदर यू लाइक इट और नॉट आपका काम। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से आपने कहा ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग्स के लेने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब बिल्डिंग को कुछ होता है तो फिर जिम्मेदारी किस पर आती है? उस बनाने वाले पर, जिसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया था उस पर, जिस जगह पर वो कंस्ट्रक्शन हुई थी उस अथॉरिटी, उस टाउन पर। सो ये अगेन जब तक सज़ाएं नहीं मिलेंगी, जब तक इनके नाम मंजर आम पर नहीं लाए जाएंगे, तब तक ये मसले चलते रहेंगे। बिल्कुल सर। वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।